हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम करवाने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2018 के ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सीटेट 2022-23 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ए ऑप्शन में है चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, चोल राजवंश, पल्लव राजवंश। किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काकतीय राजवंश, बी ऑप्शन। फ्रेंड्स, गोलकोंडा किला हैदराबाद शहर के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। यह किला 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा निर्मित किया गया था। आगे चलकर गोलकोंडा का किला बहमनी राजवंश के अधिकार में आ गया। कुछ समय बाद कुतुब शाही राजवंश ने इस पर कब्जा किया और गोलकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर और घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? फ्रेंड्स, सूत्र होता है m बराबर v इंटू पी। m बराबर v इंटू पी सूत्र होता है। m का मतलब द्रव्यमान और v का मतलब आयतन, p का मतलब घनत्व। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? v दिया हुआ है, v दिया हुआ है 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर, और इसको गुणा करेंगे किससे? घनत्व से। सॉरी, घनत्व और आयतन को गुणा करेंगे तो 15 गुणे 3 हो जाएगा, है ना। तो 15 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 ते 45 ग्राम। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि पूछा जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण, भार, संवेग, द्रव्यमान। अदिश राशि क्या है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। बाकी ये अदिश राशियाँ नहीं हैं। द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है, क्या कहलाती है? पारभासी, उत्तल, पारदर्शी, अपारदर्शी। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, वो क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? क्या होगा? फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रेंड्स, होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, और चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो mm से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M और स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान। और पृथ्वी की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो me से, me। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे? तो m बराबर me किसके बराबर है? 10 किलोग्राम के। कैसे सॉल्व करेंगे? m बराबर me, फिर से करते हैं, m बराबर me
किसके बराबर है? 10 किलोग्राम के। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी, है ना, एम इंटू जी हो जाएगा, जहाँ जी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ओके, और इसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? डब्ल्यू ई बराबर 10 गुणे 9.8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन। जीरो लगाएंगे तो दशमलव इधर ही चला जाएगा। ओके, 980 आएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो इसका 98 न्यूटन आएगा आंसर करेक्ट। ये क्वेश्चन 2018 में जब पूछा गया था तो ये स्टार मार्क करके आएगा था, बाद में शायद इसमें नंबर मिले थे सभी को। ओके, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 10 किलोग्राम दिया गया है और 10 एन 60 kg ऐसा दिया गया है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? तापमान, भार, सतह क्षेत्र, दाब। किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्र, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय को अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? पहला ऑप्शन है, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण। ओके, अगला क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। बी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, डी ऑप्शन। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, परिवार की परिभाषा गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, श्यामपट्ट का उपयोग, फील्ड भ्रमण, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ईवीएस के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, विषयगत, समावेशी, उपर्युक्त सभी। इसमें भी उपर्युक्त सभी आंसर होगा। एकीकृत, विषयगत और समावेशी, ये तीनों कारण हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह एक अवैध कार्य है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? शिक्षा बिना बोझ के, किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर करिएगा। ये किसकी विचारधारा थी, आप लोग जरूर बताएं। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। स्कूल बैग का कम वजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का आंसर करिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अबोध का भार कम करने की जरूरत है, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य पूछा जा रहा है। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का आंसर करिएगा।
फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बाला का पूरा रूप क्या है? बाला, BALA का पूरा रूप क्या है? अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। 79 का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ओके, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ओके, बाला से याद आया मधुबाला। मधुबाला किसकी रचना है? पूछा जाता है पेपर में, आप लोग जरूर बताइएगा मधुबाला किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, ए ऑप्शन आपका। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है। ओके, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डैश है। वैज्ञानिक तथ्य, अंधविश्वास, रूढ़िबद्ध धारणा, मिथक। क्या है ये? 81 का आंसर करिएगा। फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिथक, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, पूर्व और पश्चिम। बताइएगा आप लोग। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ओके, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और उत्तर पश्चिम है, और जबकि गोवा दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ओके, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। चित्रण कौशल, ग्राफिक कौशल, स्थितीय कौशल, दिशात्मक कौशल। 84 का राइट आंसर हो जाएगा चित्रण कौशल। चित्र के माध्यम से बहुत जल्दी समझ में आता है, आसानी से समझाया जा सकता है, बच्चों को खुद भी समझा जा सकता है। बोलकर बताने से, लिखकर बताने से उतना नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर चित्र दिखा दिया जाए तो जीवन भर भूलता भी नहीं है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? NCF 1988, NCF 1975, NCF 2000, NCF 2005। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा NCF 1975। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती करने का रिवाज कहाँ पर है? दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
उत्तर पूर्वी क्षेत्र, डी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, उपर्युक्त सभी। 88 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली या कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ताजमहल देखने कौन कौन गया है बताइए। जिन्होंने देखा होगा उनको काफ़ी अच्छे से पता भी होगा, बाकी पढ़ने से पता चल ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल पीला हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।